गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। लगातार बैक टू बैक दूसरे सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, हाँ। अब हम अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अवकलन और एक पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग। तो जो हमारा ये जो टॉपिक रहेगा, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, पहले उसकी लिस्ट बना देते हैं, फिर एक एक करके आते हैं, कहानी पे आते हैं पूरी पे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ से? हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। तीन चीजें। पहली चीज है अवकलन, एकदम जीरो से, एकदम जीरो से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसके प्रति आपकी समझ बन जाए। नंबर दो, अवकलन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और तीसरा हमारा है माध्यमान पर में। माध्यमान पर में, ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर भी हम चार प्रकार के अनुप्रयोग हैं जिनको पढ़ेंगे। चार प्रकार के। एक है परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। दूसरा है आपका वर्धमान ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वर्धमान एवं ह्रासमान। थर्ड है आपका स्पर्शरेखा की ढाल। स्पर्शरेखा की प्रवणता। और फिर है हमारा उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ। तो ये आपके चार चीजें हम इसके अंदर अनुप्रयोगों में पढ़ेंगे। तो ये टोटल हमारा रहेगा जो हम कंप्लीट करेंगे। हम पढ़ने वाले हैं अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग और माध्यमान परमेय। ये तीन चीजें हम यहाँ पे पूरी करेंगे। तो अवकलन को शुरू से पढ़ेंगे कि अवकलन होता क्या है, क्योंकि अवकलन हमारे पूरे मानव सभ्यता का, जैसे आग का आविष्कार था, है ना। आग का आविष्कार को आप एक भौतिक आविष्कार के तौर पे देखें और आप मानते हैं कि आग का आविष्कार अगर नहीं होता तो आज हमारी लगभग लगभग सभ्यता खत्म हो चुकी होती, क्योंकि हम सरवाइव नहीं कर पाते, हम ठंड से सरवाइव नहीं कर पाते, हम चीजें बना नहीं पाते, पका नहीं पाते। हम छोटे से छोटी चीज अगर हम देखें तो जैसे लोहा है, लोहा को पिघला कर ही उसका शेप बदला जाता है। अगर आग नहीं होती तो लोहा पिघलता नहीं, पिघलता नहीं तो शेप चेंज नहीं होता। तो जो भी चीजें हम आग पीछे देख रहे हैं, वो इंजन को देख लो, वो आग से ही चलता है। तो कुल मिलाकर अगर आग का आविष्कार ना होता तो मानव सभ्यता अब तक सुरक्षित बच ही नहीं पाती, लुप्त हो जाती। तो दूसरा आविष्कार आप मानते हैं कि फिर उसके बाद में जब मानव सभ्यता आग पे आ गई और आग का उपयोग करना सीखा, तो अगला हुआ हमारा पहिया। पहिए ने हमें दूरियों के बीच के जो गैप है, उस गैप को हम जल्दी से जल्दी नापने लग गए। इसलिए, नहीं तो सोचिए, अगर पैदल होता, आदमी पैरों से ही चलता सिर्फ और पैरों पे आधारित होता, तो हर 1 से 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर उसके लिए भारी हो जाते। 5 किलोमीटर भी उसके लिए आइसोलेटेड होते, दूर पाट कहलाते। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि आपको 15,000 किलोमीटर भी कम लगते हैं, है ना। आप यात्रा कर सकते हैं, चले जाते हैं। तो हुआ पहिए का आविष्कार। दूसरा चमत्कार हुआ पहिए के रूप में। पहला आग हुआ, दूसरा पहिया हुआ। अगर तीसरा आप चमत्कार देखें, जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हुआ, मतलब बुद्धि के स्तर पे जो विकास हुआ, वो है, बुद्धि के स्तर पे जो विकास हुआ उसको आप देख सकते हैं। टोटल फिलोसॉफी निकल के आई, जीवन क्या है ना, धर्म क्या है,
पंथ क्या है, समाज क्या है। हमने फिर बुद्धिजीवी हुआ और एक समाज को बांधने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की, मानव व्यवहार को। तो हमारा बुद्धि के स्तर पे विकास शुरू हुआ। इस बुद्धि के स्तर पे जब विकास शुरू हुआ तो हमने विज्ञान को अपनाया, तर्क को अपनाया, है ना, धर्म को भी अपनाया, और चीजों को भी हमने अपनाया। उसमें से एक रूप ये था कि हमने तर्क को अपनाया, रीजन को अपनाया, लॉजिक को अपनाया, और लॉजिक को अपना के हमने एक स्थापना की विज्ञान की। और जब विज्ञान में आप आगे बढ़ते हैं तो विज्ञान में जहां पहली बार मानव सभ्यता ने कुछ बड़ा अचीव किया तो वो अवकलन था। जो सबसे पहला, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था मानव सभ्यता का, वो सबसे बड़ा था अवकलन। अवकलन ने सारी दुनिया की रफ्तार को बदल दिया और कई गुना बदल दिया। आप देखिए, एक अवकलन से पहले का मानव देखिए, अवकलन से पहले का मानव देखिए, ये 1650 के आसपास के बीच है। 1650 के पहले अवकलन नहीं था। 1650 की दुनिया को देखिए और 1650 के बाद की दुनिया को देखिए, आपको लगेगा बहुत बदल गया। तो ये बहुत बदलने में ये जो शस्त्र है जिसने ये सब कुछ बदला है वो है अवकलन। अवकलन ने सारी रफ्तार बदल दी, सोच समझ बदल दी, और सीधे तौर पे यूं समझिए एक ब्रांच को और जनरेट कर दिया जिसका नाम था इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग का उद्गम जो है, वो मोटा मोटी जो उद्गम है, वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पे कैलकुलस से बुरी तरीके से प्रभावित है, और बहुत ज्यादा तरीके से। और हमने फिर शुरू कर दिया इंजीनियरिंग पे, एडवांस इंजीनियरिंग, और फिर तो बदलता ही चला गया चला गया। आज आकलन आपके किसी भी इंजीनियरिंग घटना के अंदर, कोई भी इंजीनियरिंग हो रही हो, चाहे सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही हो, चाहे आपके पास वाईफाई आ रहा हो, चाहे आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवकलन उसमें पूरे तरीके से हावी है। अवकलन ना हो रहा हो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बड़ा पार्ट बन जाता है अवकलन। तो अवकलन ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए न्यूटन जो है, न्यूटन स्पेशल क्यों माने जाते हैं, क्योंकि न्यूटन ने अवकलन दिया। न्यूटन ने अवकलन दिया। न्यूटन इतने ग्रेविटेशन के लिए नहीं माने जाते हैं, अगर मैथ्स कम्युनिटी में देखा जाए और विज्ञान की कम्युनिटी में अगर उठाया जाए, कि न्यूटन को, नॉर्मल आदमी तो न्यूटन को मानता है एप्पल की वजह से कि सेम गिरा और हुआ, और लेकिन बाकी जो कम्युनिटी है, जो कि जो बुद्धिजीवियों की है, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, अगर उन लोगों से पूछा जाए कि आप न्यूटन को किससे जानते हैं, तो वो कहेंगे अवकलन से। वो कहेंगे अवकलन से, क्योंकि अवकलन 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ग्रेविटी से। ग्रेविटी उससे पहले भी थी, ग्रेविटी को बहुत लोगों ने जाना था, पहचाना था, जानते थे, बहुत से लोग जानते थे ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी देर सवेर आ जाती 10 या 15 साल या 20 साल में कोई ना कोई ग्रेविटी को निकाल देता, क्या थोड़ा लेट हो जाता, इतना हो जाता, लेकिन ग्रेविटी आ जाती। लेकिन अवकलन जो है वो कहीं ना कहीं न्यूटन का वेट कर रहा था, यानी इसमें देर हो जाती, इसके आने आने में देरी लग जाती। और फिर लेबनीज भी आते हैं, लेबनीज वाला भी पार्ट है एक। लेबनीज ने भी अवकलन को एक स्वतंत्र रूप से निकाला था। लेकिन अभी यहाँ पे भी एक फर्क है, न्यूटन को श्रेय अवकलन के लिए इसलिए दिया जाता है कि न्यूटन ने सिर्फ अवकलन ढूंढा नहीं, उसको बताया भी वो कैसे काम करता है और कहाँ काम करता है। ये न्यूटन की सबसे बड़ी चीज थी। न्यूटन का जो सबसे बड़ा हिस्सा था, लेबनीज ने अवकलन बनाया था, ये न्यूटन ने लेबनीज के खाते में भी जाता, स्वतंत्र रूप से बनाया था, लेकिन कहीं भी उनके अंदर वो समझ नहीं थी, वो चीज नहीं थी कि ये कैसे काम करेगा, ये किस तरीके से काम करेगा और कैसे ये हमारे विकास को बढ़ाएगा। लेकिन न्यूटन को पता था। न्यूटन के बारे में कहा भी जाता है, न्यूटन वो आखिरी व्यक्ति थे जिनको पता था कि वो जो कर रहे हैं वो आगे जाके कहाँ जुड़ेगा। नॉर्मली आदमी करता है लेकिन पता नहीं होता कि कहाँ जुड़ेगा। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप में से बहुत कम लोगों को पता, हमें क्या, किसी को भी नहीं पता होता, हमें लगता है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, तो सबको यही लगता है। लेकिन न्यूटन जो थे वो माने जाते थे कि उनको जो चीज करते थे उन्हें कहीं ना कहीं आभास होता था कि ये चीज आगे जाके इससे कनेक्ट हो जाएगी, यानी उसको बनाना और उसके उपयोग होना। वरना नॉर्मली बनाता कोई है, उपयोग कोई करता है, लेकिन न्यूटन वो थे जो बनाते भी थे और उपयोग भी करते थे, तो इसलिए बड़ा खास माना जाता है। तो अवकलन जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, यूं समझिए आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ कमाल का करने जा रहे हैं, ऐसा आप करने जा रहे हैं जो इससे पहले कभी, मतलब यूं ब्रांच को आप, सारी ब्रांचेस को अपनी जो गणित है उसको एक तरफ कर दीजिए और अवकलन को आप एक तरफ कर दीजिए, ये एक तरफ है। ये पूरा गणित का नींव है जो आप पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से इसकी कहानी को समझिएगा कि हमें क्या देता है। अवकलन का जो मूल अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। परिवर्तन, एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन। चीजें आपस में कनेक्टेड होती है, चीजें आपस में कनेक्टेड होती है, ये बात आप सब जानते हैं। हर चीज हम जो है, हम व्यक्ति के तौर पे अगर देखें तो हम हर चीज से प्रभावित होते हैं। बाहर का मौसम कैसा है ये हमें प्रभावित करेगा, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है या गर्मी हो रही है,
आप चाहें या ना चाहें, आपका बाहर का मौसम आपको प्रभावित करता है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको प्रभावित करते हैं, है ना? हमारा खान-पान हमें प्रभावित करता है। यानी यूँ मानिए कि कोई भी चीज़ अगर है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारक कहलाते हैं, जिनसे वो प्रभावित होती है, वो उसके मान में बदलाव लाते हैं। अगर आज ठंड होती, अगर आज ज़्यादा ठंड होती, तो मेरे पढ़ाने की क्षमता में थोड़ी गिरावट नज़र आती। मेरे पढ़ाने की क्षमता में थोड़ी गिरावट नज़र आती। आपकी भी आती है। ठंड के समय आप, क्योंकि दिन छोटा हो जाता है, ज़्यादा सोते हैं, है ना? थोड़े दिन बहुत सारा समय ठंड को कवर करने में चला जाता है। तो कहीं न कहीं वो जो कारक है, वो आपकी पढ़ाई को प्रभावित तो कर रहा है। आज एक मौसम है, बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है। आप देखिए उसमें पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, दिन लंबा लग रहा है, बड़ा दिन लग रहा है, ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, बजाए किसी और दिन के। तो कहीं न कहीं कुछ फैक्टर है जो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उनको प्रभावित करते हैं। अब बात ये है, प्रभावित तो करते हैं, कितना प्रभावित करते हैं और कैसे प्रभावित करते हैं, ये जानना आउटलाइन कहलाता है। आउटलाइन में आप देखते हैं कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ कितना प्रभावित हो रही है, कितना प्रभावित हो रही है। जैसे ठंड है, अगर आज टेम्परेचर 25 है और ये 25.1 हो जाए, तो मेरी कार्य क्षमता में क्या प्रभाव पड़ेगा? 25 डिग्री का टेम्परेचर है और 25 डिग्री में मामूली सा परिवर्तन हो जाए, मामूली सा, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, इससे मेरी कार्य क्षमता में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ये आउटलाइन बताता है। आउटलाइन बताता है कि जिन-जिन कारकों पे मैं डिपेंड करता हूँ, उन कारकों में माइनर सा डिफरेंस पैदा करने पर मेरे ओवरऑल कितना परिवर्तन क्रिएट हो जाएगा। अब ये लगता होगा कि बहुत छोटी चीज़ है, ये क्या है? परिवर्तन? परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी फैक्ट्री को देखें, किसी इंडस्ट्री को देखें, इंडस्ट्री बहुत पैसा लगता है उनके अंदर और अगर सोचिए एक एम्प्लॉयी है, मौसम की वजह से, मौसम की वजह से या वातावरण की वजह से या आस-पास की चीज़ों की वजह से उसकी कार्य क्षमता में 1 घंटे का भी फ़र्क आता है। यानी 8 घंटे में वो 7 घंटे के बराबर काम कर रहा है, तो कंपनी को कितना नुकसान हुआ? कंपनी को कितना नुकसान हुआ? मान लीजिए वो जो एम्प्लॉयी है उसकी सैलरी ₹90,000 मान लीजिए आप, ₹90,000 तो उसकी पर डे की सैलरी हुई ₹3,000, पर आवर की उसकी सैलरी हुई 3,000 में आप 8 का भाग दे दीजिए, तो लगभग 350 या ₹400 पर घंटे उसको मिल रहे हैं, 450 या ₹500 पर घंटे के उसको कंपनी पे कर रही है। अब मान लीजिए किसी क्लाइमेट की वजह से वो आदमी वहाँ पे जैसे ठंड ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है, तो 8 घंटे के बजाय वो 7 घंटे के बराबर ही काम कर पा रहा है। कंपनी को तो 1 घंटे का नुकसान हो रहा है। कंपनी को ₹500 का नुकसान डेली हो रहा है उस व्यक्ति की वजह से, ₹500 का और महीने भर में कितना हुआ? 15,000 का नुकसान हुआ उस एक एम्प्लॉयी की वजह से। एक एम्प्लॉयी और एक एम्प्लॉयी नहीं है, कई कंपनियों के पास 10-10 हज़ार एम्प्लॉयी भी है। वॉलमार्ट के पास 2 लाख एम्प्लॉयी है। अगर 2 लाख एम्प्लॉयी में एक एम्प्लॉयी पे अगर पर डे ₹500 का नुकसान होता है, तो 2 लाख एम्प्लॉयी पर 2 लाख इंटू 500 आप गुणा करिए और आपको समझ में आएगा कि ये कितना ह्यूज हो जाता है अमाउंट है, एक छोटे से पे। तो इसलिए कंपनियाँ बेवकूफ़ नहीं है, वो सारे जोड़-बाकी करके रखती है कि किससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है, किस फैक्टर्स का कितना रोल प्ले होने वाला है और ये उन्हें कौन बताता है? उन्हें पता कैसे चलता है कि किस फैक्टर का कितना फ़र्क है? ये है आउटलाइन। आउटलाइन वो टूल है जो आपको बताता है कि बाकी राशियों पर आपकी निर्भरता कैसी है, कितनी है। समझ रहे हैं? ये छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं चलता। छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन हम इग्नोर कर देते हैं। छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन में ये सब चीज़ें इनको होती है, कोई बात नहीं हो जाए। लेकिन बड़ी जो हो जाती है, उनमें हर चीज़ कैलकुलेटिव होती है। कैसे होना चाहिए, कैसे इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है, कौन से फैक्टर है, वो कैसे इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, वो हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलती है, तभी बड़ी बनती है, ऐसे छोटी थोड़ी है। आज गूगल है या आज एप्पल है, पूरी दुनिया पे छाई हुई है, ऐसी थोड़ी छा गई है। वो हर माइनर से माइनर चीज़ को चेक करती है, माइनर से माइनर चीज़ को हम जितनी बारीकियाँ नहीं समझते, उससे ज़्यादा वो समझते हैं, तभी वो पूरी दुनिया को चला रही है, ऐसे थोड़ी है। तो समझो इस बात को कि वो सारे लॉजिकल जो टूल्स हैं, वो टूल्स का भरपूर इस्तेमाल वो कर रही है, तभी राज कर रही है। तो उसमें से एक टूल है आउटलाइन, जो आपको बताता है कि चीज़ों पे निर्भरता कैसे नापी जाती है, निर्भरता कैसे नापी जाती है। जैसे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हम लें, हमारे मैथ्स की फॉर्म में y बराबर fx। अब यहाँ पे हमारा जो f है, हमारा जो y है वो x पे डिपेंड करता है। हमारा जो y है वो x पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो अब यहाँ आप देखेंगे कि y बराबर 2x प्लस 1 है। इसका मतलब है x का मान बदलेगा तो y का मान बदलेगा। तय है, स्वाभाविक बात है। x के मान में आप कुछ भी बदलाव करो,
जैसे ही एक्स के मान में बदलाव होगा वाई के मान में बदलाव होगा, वाई के मान में बदलाव होगा, एक्स के मान में बदलाव करने पर वाई के मान में बदलाव होगा। साफ दिख रहा है। आप एक्स का कोई भी मान रख के देख लीजिए, कोई भी एक्स का मान रख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स का मान 1 रख लिया, अगर मैं एक्स का मान 1 रखता हूं तो वाई का मान मेरा 2 आ गया, 1 रखने पर 3 आ गया। एक्स का मान 2 रखने पर, अगर मैं एक्स का मान 2 रखूं तो वाई का मान 3 आ गया, 5 आ गया, तो तय है। और एक्स के मान में अगर बारीक अंतर करूंगा तो भी वाई के मान में बदलाव आएगा, ये भी स्वाभाविक है। एक्स के मान को कितना भी बदल लूं वाई का मान पक्का बदलेगा, पक्का बदलेगा। कम होगा ज्यादा होगा वो अलग बात है, बदलाव होगा, डेफिनेटली बदलाव होगा, डेफिनेटली बदलाव होगा। और ये बदलाव भी जो है ये कितना होगा, बस ये जानना चाहते हैं कितना बदलाव होगा। एक्स के मान में अगर मैं हल्का सा परिवर्तन कर दूं, हल्का सा, इतना छोटा परिवर्तन कर दूं कि पता ही ना चले, पता ही ना चले, टेंड्स टू जीरो बदलाव कर दूं, बदलाव तो होगा, ये बात तो आप जानते हैं कि वाई में बदलाव तो होगा। एक्स में कुछ भी विचलन होगा वाई में विचलन आएगा, क्योंकि एक्स पे बुरे तरीके से वो जुड़ा होगा, बुरे तरीके से। तो एक्स का मामूली सा भी बदलाव वाई को प्रभावित करेगा। अब हम यही जानना चाहते हैं कि एक्स का मामूली सा बदलाव वाई को कितना बदलेगा, ये इसको कितना बदलेगा, और आपस में इनकी रेट क्या होगी, बदलने की रेट क्या होगी। रेट का मतलब है इसको इतना बदलने पर वाई कितना बदलेगा। एक्स को टेंड्स टू जीरो बदलने पर वाई कितना परिवर्तन वाई में आएगा, इसके सापेक्ष कितना बदलाव आएगा, ये अवकलन कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको बताता है उस क्षण पर, उस पर्टिकुलर क्षण पर, उस समय पर अगर आपने एक्स के मान को बदला। एक्स का मान, एक्स कौन है, वो फैक्टर है जिसपे वो निर्भर करता है, जैसे मैं तापमान पे निर्भर करता हूं। तो अगर आपने तापमान में हल्का सा इतना डिग्री बढ़ा दिया, इतना डिग्री कम कर दिया, तो इससे मेरी परफॉर्मेंस में कितना बदलाव आएगा। आप जाके देखिए, आप अगर किसी बैंक में जाएंगे या बड़े ऑफिस में जाएंगे, आप देखेंगे वहां बहुत सारे एसी लगे पड़े। गौर किया कभी? आप कभी बड़े जो बड़ी जो है बड़ी दुकानें हैं या बड़े ऑफिस है उनमें जाइए, आपको ऐसा लगेगा बहुत से एसी लगे पड़े हैं। और आपके पहले दिमाग में आएगा, जब आप कमजोर दिमाग के हो तो पहले दिमाग में कितना खर्चा करते हैं, कितना मौज करवा रहे हैं कर्मचारियों से, कर्मचारियों की कितनी मौज है यहाँ पे, यहाँ जो ऑफिस में बैठा है इतने एसी लग रहे हैं। इस कमरे में तो 2 से भी काम चल सकता था, 4 लगा रखे हैं इन लोगों ने, इन लोगों ने 4 लगा रखे हैं, 2 से भी काम चल सकता था। लगता होगा आपको, गए होंगे आप लोग, आप लोग कभी भी ऑफिस में, बड़े ऑफिस में गए होंगे, छोटे ऑफिस की तो नहीं है क्योंकि वो तो समझते ही नहीं इस बातों को। लेकिन बड़े ऑफिस में जाएंगे तो आप देखेंगे 4 एसी लगे पड़े हैं। और आप कहेंगे वाह यार, इनकी तो मौज है, कर्मचारियों की तो मौज है। कर्मचारियों की मौज नहीं है, कंपनी ने सब जोड़ बैठा हुआ है। कंपनी को पता है कि 24 डिग्री से तापमान 1 डिग्री भी ऊपर हो गया तो इन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस में कमी आती है, इन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस में कमी आती है। और कर्मचारी के परफॉर्मेंस में कमी आएगी तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कमी आएगी, और कंपनी के परफॉर्मेंस में कमी आएगी तो कोई और कंपनी हमसे आगे निकल जाएगी, कोई और कंपनी हमसे आगे निकल जाएगी। समझ रहे? वो हर मामूली से मामूली जो रूम है ना, वो हॉल, उस हॉल के टेम्परेचर से लोगों के काम करने की क्षमता का जो संबंध है वो उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो उनको एसी का खर्चा महंगा नहीं पड़ेगा, लग रहा होगा आपको, वो उससे ज्यादा कमा पा रहे हैं, उनसे, उन लोगों से ज्यादा उससे कमा पा रहे हैं वो लोग। तो ये होता है कारकों पे समझदारी की, कैसे कारक प्रभावित करते हैं। आप अगर गूगल को देखें तो गूगल में आप जाएंगे, अगर गूगल की कभी आपने साइट देखी हो, गूगल का जो हेडक्वार्टर है वहां पे आपको खाना भी मिलता है, वहां पे आपको खाना भी मिलता है। गूगल के अंदर किसी भी कर्मचारी को लंच लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे खाना मिलता है। अब आप सोचेंगे इसका क्या रोल है, ये खाना, ये भी है। मैंने कहा ना, हर फैक्टर वो जोड़ के रखते हैं। उन्हें ये पता है अगर हम खाना देंगे तो कर्मचारी जो है वो सुबह टाइम पर ऑफिस पहुंचेगा, लेट नहीं होगा, और खाने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। क्योंकि जब खाना बनाना होता है, आप में से जो औरतें हैं वो समझती होगी, जब खाना बनाना होता है तो दिमाग में टेंशन आती है, काहे की सब्जी, किसकी सब्जी, सब्जी लानी है, सब्जी लानी है, कौन सी सब्जी लाऊं, क्या बनाऊं आज, क्या होना चाहिए आज। जो लेडीज है वो समझ रही होंगी, दिन भर दिमाग में ये जगह खाता रहता है, क्या बनाऊं, कौन सी सब्जी लाऊं, आज क्या बनाना चाहिए, ये दिमाग में चलता रहता है। तो गूगल ने क्या किया, वो आपके दिमाग से निकाल दिया, कहा ये रहा खाना, खाओ, कुछ मत सोचो, काम करो, खाली कुछ मत सोचो, काम करो। अब ये तो मौज है यार, खाना दे दिया इनको तो, खाना दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, चिंता मत करो, दुगना तिगना कमा रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है कि कर्मचारी जब खाना घर से लाता है तो उसकी परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है, और जब नहीं लाता है तो परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है, और उन्होंने वो कैलकुलेट कर लिया। वो बड़ी कंपनियां है, हर चीज जोड़ बाकी करके रखती है।
हर चीज पे अध्ययन करके रखती है वो कि किससे क्या फर्क पड़ता है। समझे बातों को? ये पढ़ी हुई। उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया हुआ है कि कर्मचारी को अगर 10 मिनट सोने दिया जाए तो उससे हमारी परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा, तो वो ऐसा करवाती है। वो सोने के लिए जगह देती है। जो मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां है वो अपने ऑफिस में सोने के कैप्सूल रखती है, उसमें जाइए आप 10 मिनट की नैप लीजिए, 10 मिनट की नैप ला के आके फेंके। अगर आपको जिम करनी है तो ऑफिस में जिम में आप जाइए, 10 मिनट जिम करिए, आ जाइए। फ्लिपकार्ट का जो ऑफिस है जो बेंगलोर में है वहां जाइए, वहां पे पूरी लाइब्रेरी बनी पड़ी है। कोई भी कर्मचारी है थक जाए, पढ़ना चाहे कुछ, तो लाइब्रेरी में जाइए, पढ़ के फिर वापस आके काम करिए। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि उन्होंने हर चीज देखी हुई है किससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। ये छोटी चीजें, क्योंकि छोटे लोग इन लोगों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा ना, बहुत मशीनरी लगती है। किस प्रभाव तो पड़ता है, ये तो आप भी जानते हैं। हर आदमी जो जानता है वो ये जानता है कि चीजें प्रभावित तो करती है ना। सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं टेम्परेचर आपको प्रभावित करता है। आपकी चेयर जिस पे आप बैठते हो वो आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। चेयर कैसी है इस बात से भी आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है ना। होती है, तो कंपनियां हर चीज को कैलकुलेट कर देगी। चेयर भी कैसी होगी, टेबल भी कैसी होगी, कलर कैसा होगा ऑफिस का, ये हर बात परिवर्तन की दर के साथ चेक करी जाती है। ठीक है, तो आप कहें आउटलाइन कहाँ काम आता है, तो यूं समझ लीजिएगा हर चीज में काम आता है। हर चीज में काम आता है, लेकिन दिक्कत है क्या हम काम में ले सकेंगे? नहीं, हम काम में नहीं ले पाएंगे। कारण, क्योंकि हमारे पास वो मशीनरी नहीं है। हमारे पास वो मशीनरी नहीं है कि हम काम में ले सके। अब इसे समझते हैं कि नॉर्मल कई जगह आपको एक कहेंगे आउटलाइन कहाँ काम आता है बताओ, तो मैंने बता दिया कि टेम्परेचर से कर्मचारी के अंदर परफॉर्मेंस में क्या कमी आती है उसको आप नाप सकते हैं। तो कहेंगे ये कैसे नापेंगे? अब फिर अगला सवाल उसका होगा कैसे नापेंगे? कैसे नापे के लिए आपको चाहिए मशीनरी। आपको एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। हर कंपनी के अंदर एक डीआरडीओ होता है, डेवलपमेंट एंड रिसर्च पार्ट होता है, डिपार्टमेंट होता है। वो क्या करता है, वो अपने कर्मचारियों को लगातार रिसर्च करता रहता है कि मेरे कर्मचारी किस तरीके से बेहतर काम कर सके। तो करना क्या होगा आपका, आपकी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। आज 23 तारीख, आज यहाँ का टेम्परेचर इतना और कर्मचारियों ने इतना काम किया। आज का रिकॉर्ड, कल का रिकॉर्ड, परसों का रिकॉर्ड, अगले दिन का रिकॉर्ड। आपने 100 दिन, 200 दिन इसको दोहराया, 200 दिन का एक चार्ट बना लिया। चार्ट को ले जाके सॉफ्टवेयर में ले गए और उससे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया कि ये फंक्शन क्या है, टेम्परेचर और एम्प्लॉय के बीच का फंक्शन क्या है, एफ क्या है, वो एफ निकाल लिया। अब आपने, अब जब एफ आ गया तो आपको पता चल गया कि एक्स से वाई कैसे चलेगा। अब आपने ढूंढा परफेक्ट टेम्परेचर जिससे क्षमता बढ़ जाए, और इसमें आ गया आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट काम में। इतने टेम्परेचर पे आपकी परफॉर्मेंस सबसे लो होगी और इस टेम्परेचर पे आपकी सबसे हाई होगी। मतलब अगर एसी का टेम्परेचर इतना कर दिया जाए, कमरे का टेम्परेचर इतना रखा जाए, तो हमारे इंप्लॉय की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा हो जाएगी और ऐसा करने पर इतनी कम हो जाएगी। ये है परफेक्शन। इतना बारीकी भी अध्ययन की जाती है। तो आप सोचो कि कहाँ काम आती है? काम बहुत जगह, हर चीज काम आती है। इस दुनिया में दो लोग हैं, एक जिनको ये चीजें काम में लेनी आती है, एक ये है जो पूछते ही रहते हैं सारा दिन कहाँ काम आती है, कहाँ काम आती है, कहाँ काम आती है। एक वो लोग हैं, वो पूछते रह जाएंगे, वो यूं ही चले जाएंगे। और जिसको पता है कि कैसे काम में ली जाती है वो राज कर रहा है। आज गूगल देख लो, आज फेसबुक देख लो, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कमाल कर रहे हैं। ये इन चीजों का इस्तेमाल, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम जैसे ढूंढ रहे हैं कहाँ काम आती है, कहाँ काम आती है, कहाँ काम आती है, और वो यूज करे जा रहे हैं, वो करे जा रहे हैं, प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आकलन। तो हमें हमें ये पढ़ाया जाता है, हमें ये पढ़ाया जाता है, और ये अपने आप में कमाल है। आपको लगेगा ये कमाल है, ये वाई बराबर एफ एक्स नहीं है, ये हर चीज है। ये वाई बराबर एफ एक्स नहीं है, ये हर चीज है। वाई बराबर एफ एक्स जो है ना वो हर चीज है। जैसे मैंने बताया वाई मेरी परफॉर्मेंस है, वाई मेरी पढ़ाने की क्षमता है, और एक्स मेरे कमरे का टेम्परेचर है। और ये बात आप जानते हैं कि मेरे कमरे का टेम्परेचर मेरे पढ़ाने की क्षमता को प्रभावित करता है। लेकिन कैसे करता है ये एफ क्या है, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा डेली के रिकॉर्ड से। डेली बैठ के मैं रिकॉर्ड बनाऊं कि आज मैं इतना टेम्परेचर था, मैंने इतना पढ़ाया, ऐसा फील किया, और धीरे 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 मेरा एक रिकॉर्ड तैयार होगा, एक फंक्शन तैयार हो जाएगा कि कैसी मेरी निर्भरता है, और उसको मैं यूटिलाइज करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ। और फिर मेरे पास आंकड़े आ गए और फिर देखो कमाई कमाई। तो ये है इनका उपयोग। तो हर चीज काम में आती है, कैसे काम में लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है।
और सोचो, एक अपने आप पे डाउट हमेशा रखो कि आपको पढ़ाया जा रहा है, यूं ही नहीं पढ़ाया जा रहा, दुनिया यूं ही गणित 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 का शोर नहीं मना रही है, यूं ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री यूं ही शोर नहीं मचा रहे हो, कहीं ना कहीं इनका रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। जो इस क्षमता को समझ गया, इसको समझ गया, अवकलन को समझ गया, वो आदमी कमाल कर लेगा। जो अवकलन को समझ गया, अवकलन को समझने का मतलब ये नहीं कि एक्स की पावर एन का अवकलन एन आगे आगे और एक्स की पावर, ये समझा नहीं है, ये याद की है, इसे याददाश्त बोलते हैं, इसे जानकारी बोलते हैं, ज्ञान नहीं है ये। ज्ञान तो है कि जाके अवकलन पढ़ लिया, अब इस अवकलन को जाके शेयर मार्केट में कैसे यूज किया जाए, फिर बात है। और वहां अगर आपने सही से यूज कर लिया तो मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत से गणित के जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, जो गणित को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो लोग जहां चाहे पैसा बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे का लालच ही नहीं। दिक्कत ये होती है, जब आप गणित को इतना अच्छा जान लेते हैं तो बहुत कम चांसेस बचता है कि आपके लालच बचे। फिर आपको लालच ही नहीं बचता कि मुझे पैसे दो, मुझे रुतबा दो, मेरी फोटो खींचो, मेरी फोटो कवर पेज पे लाओ, वो लालच बचता नहीं है फिर आपके अंदर। अगर बच जाए तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर गणित को आप अच्छे से समझते हैं और फिर पैसों का लालच भी साथ में है, एक तो गणित के प्रति समझ अच्छी है और एक पैसों का लालच है, अगर दोनों चीजें आपके पास है तो फिर आप पैसे ही पैसे बना सकते हो अच्छे खासे। लेकिन वही, ये कोई सिखा नहीं सकता। अगर आप कहोगे सर आप सिखा दो, मैं सिखा दूंगा, मैं ही बन जाऊंगा। ये खुद से ढूंढना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है कि कैसे ये चीज बन सकती है, यही कमाल है। लेकिन मैंने पहले बताया कि अधिकतर आप अभी जितने भी हमारे टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन है, आप किसी को देखिए, आप किसी को लालच दे दीजिए कि मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा, तुझे 2 करोड़ दूंगा, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनके सवालों से मतलब है। वो एकदम मिनिमलिस्ट है। मिनिमलिस्ट मतलब नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, उन्हें कोई कपड़े का शौक नहीं है, उन्हें कोई बड़े घरों का शौक नहीं है, उन्हें किसी चीज का शौक नहीं है, कोई फरारी का शौक नहीं है, कुछ नहीं। उनका शौक है खाली सवाल निकालना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको कोई लालच ही नहीं रहता। पैसे भी आएंगे तो वो डोनेट कर देंगे, जितना चाहिए होगा अपना उतना रख लेंगे, बाकी डोनेट कर लेंगे। क्योंकि हमारे वही कहते हैं, जब आपने इतना परम सुख ले लिया, जब आप इतना ज्ञान ले लेते हैं, तो ज्ञानी के पास पैसा क्या करेगा? वो तो मूर्खता की निशानी है। पैसा तो फिर मूर्ख आदमी को बांधे रख सकता है ना। ज्ञानी तो स्वतंत्र होने में विश्वास करता है, वो तो मुक्त होना चाहता है, तो वो शुरू हो जाता है। फिर आज आप देखिए, राजा वशिष्ठ थे, या मतलब जो हमारे वशिष्ठ थे या भारद्वाज थे, जो इन ऋषियों के बारे में बताया जाता है, राजा इनके नीचे रहा करते थे। राजा नमस्कार नमस्कार करते, या जब भी राजा से चाहते तो जितना चाहे उतना मांग सकते थे, लेकिन क्या कभी मांगते? फिर भी झोंपड़ियों में रहते, फिर भी जंगलों में रहते, क्योंकि ज्ञान था उनके पास, और ज्ञान की कीमत पैसे से बहुत गुना ज्यादा होती है, तो इसलिए कोई पैसे की तरफ भागता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है। आ जाओ, अब अवकलन को बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए कि क्या है। क्या है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर जब आपके बिंदु पर, यहां पर x पर आपका फलन fx आ रहा है, x पर फलन fx आ रहा है। जब आपका x है तो x पे फलन fx आ रहा है। फिर थोड़ा सा आप आगे या पीछे, जहां भी जाना चाहे आपकी मर्जी है, आप आगे या पीछे गए, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे गए, आप पहुंच गए x प्लस एच पे। मान लो h कदम आप आगे चले, ऐसा करने पर आपका फलन जो है वो भी आगे पहुंच जाएगा, उसका मान x प्लस एच पे आ जाएगा। आ गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि x में कितना परिवर्तन किया और फलन में कितना परिवर्तन हुआ। तो फलन में जो परिवर्तन हुआ वो तो साफ दिख रहा है कि एफ एक्स प्लस एच है माइनस एफ एक्स। पहले एफ एक्स था, अब एफ एक्स प्लस एच हो गया। पहले एफ एक्स प्लस एच था, अब एफ एक्स हो गया। ये अंतर था, आ गया। बट्टा एक्स के मान में, बाद में एक्स का मान एक्स प्लस एच है, शुरुआत में एक्स था। और एच हमें बहुत बड़ा नहीं लेना, एच हमें इतना छोटा लेना है, इतना छोटा सा परिवर्तन लेना है, नगण्य, टेंड्स टू जीरो, मतलब परिवर्तन हो भी और ना भी हो, जैसे लिमिट में हम कहते हैं इतना परिवर्तन कि एक तरह से तो होगा भी और एक तरह से ना भी, इतना छोटा है कि टेंड्स टू जीरो है, इतना सा परिवर्तन, चिन्ना सा परिवर्तन लेंगे। अब ये जो बनेगा, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि x के मान में बदलाव करने पर फलन के मान में होने वाला बदलाव कितना होगा। ये हमारा अवकलन कहलाता है, ये दायां अवकलन कहलाता है। क्योंकि आप दाईं साइड गए हो तो उसको दायां अवकलज बोलेंगे, दायां अवकलज। एफ डैश एक्स प्लस, दायां अवकलज एक्स प्लस, एक्स प्लस दाईं साइड का, क्योंकि आप दाईं साइड गए हो, और बाईं साइड भी तो जा सकते थे, तो हम दोनों ही बनाएंगे।
बाईं साइड वाला बनाते हैं। चलो इस बार पीछे चलते हैं, इस बार पीछे आते हैं, यहाँ आ गए, पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एच और ये हो जाएगा आपका f x माइनस एच। हो गया। इस बार आपका क्या बनेगा, लिमिट आपका मान यहाँ पे f x माइनस एच माइनस एफ एक्स बटा ये फलन में परिवर्तन बटा x के मान में परिवर्तन, x माइनस एच माइनस एक्स, x से x काट दो तो ये आपका। अब इस बार आप गए हैं बाईं साइड में, आपने मान को कम करके देखा, आपने परिवर्तन जो है जिस बिंदु पे था उस बिंदु को कम करके देखा, दोनों देखने चाहिए, दोनों देखने चाहिए। इस बार आपने उस पॉइंट को कम करके देखा, ये आपका राइट साइड का अवकलन कहलाता है। राइट साइड में आगे बढ़ाने पर, है ना, आगे बढ़ाने पर आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कितना परिवर्तन होता है, घटाते हैं तो कितना होता है। इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, दायां अवकलज, इसे आप बायां अवकलज कहते हैं, LHD, बायां अवकलज। और जरूरी है गणितीय कंसिस्टेंसी के लिए, गणितीय कंसिस्टेंसी देखो, क्योंकि गणित में अगर कंसिस्टेंसी है, नियमितता है, गणित फ्रॉड नहीं हो सकती, तो RHD बराबर होना चाहिए LHD, क्योंकि परिवर्तन तो उस पॉइंट से थोड़ा पीछे जाके देखें या थोड़ा आगे जाके देखें, परिवर्तन एक जैसा ही आना चाहिए, और अगर अलग आ रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है मामले में। तो RHD और LHD एक होना चाहिए, RF साइड की राइट साइड की दोनों एक होनी चाहिए, बस ये हमारा हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब इनमें से नॉर्मली बराबर ही होते हैं, लेकिन कई यदा कदा कोई खास फलन होते हैं उनमें आपका लेफ्ट और राइट अलग अलग आ जाता है, अलग अलग आ जाता है तो हम अवकलन नहीं मानते, हम कहते हैं अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग आ गई तो हम कहेंगे नहीं अवकलनीय नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड कुछ और बता रही है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ और बता रही है, और दोनों अलग अलग बता रही है, तो गणित के लिए फिर अच्छा नहीं है, गणित के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना सही नहीं है, क्योंकि आगे फिर वो टिक नहीं पाएगी। और गणित पूरे तरीके से तार्किक है और उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है, और हम उसका फाउंडेशन खराब नहीं करना चाहते, ऐसे जो है ना छोटे छोटी गलतियां जगह नहीं देना चाहते, इसलिए गणित बहुत प्योर रहती है, वो ऐसी फालतू चीजों को जगह नहीं देती, कि भी दोनों हो और दोनों ही बराबर हो। ठीक है, आ जाओ कुछ फॉर्मूले बना के देखते हैं, कुछ फॉर्मूले बनाते हैं जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। प्रथम सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत का मतलब होता है आप फॉर्मूलों को खुद बनाते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आजकल के टाइम में बड़ा फेमस है, फर्स्ट प्रिंसिपल। कहते हैं कि वो जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, कुछ और शानदार करते हैं, कुछ अद्भुत करते हैं, वो फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। वो हर चीज की तह पे जाते हैं, सवाल 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 करते करते उसकी जड़ तक जाते हैं। पत्ते कहाँ से आए, तो कोई कहेगा कि तने से आए, तना कहाँ से आया, वो कहेगा कि उसके जड़ से आया, जड़ कहाँ से आई, बोले कि बीज से आया, बीज कहाँ से आया, तो वो एकदम उसके जो बारीक पार्ट है जहां से उसका उद्गम है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां से वो शुरू हुआ है, उसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, जहां से पहली बार कहानी शुरू हुई, है ना। तो ये बड़ा फेमस है, मैंने जैसे बताया कि बड़े बड़े लोगों को कहा जाए कि वो लोग है ना फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, पता नहीं ये जो है, वैसे तो ठीक लगता है कि हाँ भाई सही बात है, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ऊपर की बातों को हाँ नहीं मानते, वो उसकी कहानी के जड़ तक जाते हैं और जड़ को समझते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ज्यादातर लोग जो हो रहा होता है बस उसी को सच मानते हैं, और जो बुद्धिजीवी होते हैं वो जो हो रहा उसको नहीं मानते, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और यही क्यों हुआ, इसके लिए जड़ में जाना होता है। और बुद्धिजीवियों को बुद्धि यूज करने में दिक्कत नहीं आती। नॉर्मल आदमी क्या होता है, अपनी बुद्धि यूज करता है, परेशान हो जाता है ना। नॉर्मल आदमी को आप देखेंगे, सामान्य आदमी में क्या होता है, जैसे वो दिमाग काम में लेता है उसका सिर दुखने लग जाता है, उसे इरिटेशन होने लग जाते हैं, इसीलिए वो सोचता कम है और अंदाजा ज्यादा लगाता है, सोचता कम है और अंदाजा ज्यादा लगाता है कि ये हो रहा है, कुछ ना कुछ कहानी बना लेता है
और सत्य मान लेता है ना। नॉर्मल आदमी का ये एक साधारण सिस्टम होता है, वो हर चीज का अंदाजा लगाता है। दाढ़ी देखी किसी की, मतलब आतंकवादी है। काला आदमी है, अनपढ़ है, फटाफट, क्योंकि उसे पता, अंदाजा लगाओ, बात खत्म। दिमाग को तो खुराक मिल जाएगी, दिमाग शांत, झंझट खत्म। अपने इसका कुछ बिगड़ा नहीं, मैंने उसको बताया तो है नहीं, मैंने तुझे आतंकवादी समझा है। मैंने दाढ़ी देखी, आतंकवादी कह दिया। काला देखा, मैंने कह दिया अनपढ़, हो गया काम खत्म, दिमाग शांत। ये अनपढ़ है, ये आतंकवादी है, ये गुंडा है, ये भला है, कोट पहन के मिल गया, ये समझदार है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है ना। और बाद में भाई साहब वो जो कोट पैंट पहने आए हैं, उनसे कहा भाई साहब साइन करो, धम, अरे धोखो दे दियो, अरे धोखो दे दियो। मतलब सोचो, एक कोट पैंट में आए और आगे भाई साहब साइन करो, तो भाई साहब क्या धम, जरूर क्या करे यार, पूरी थ्योरी बिगाड़ दी। नालायक रहने देते इनाम से, तो थ्योरी तो बच जाती कम से कम, मेरी तो पूरी थ्योरी खराब कर दी। अब दोबारा से नई थ्योरी बनानी पड़ती। पता नहीं मेरे बहुत जोर आवे थ्योरी बनाने में, थ्योरी बनाने में बहुत जोर आवे। अब तक मेरी थ्योरी बिगाड़ दी। अब मैं हमेशा कोट पैंट आ रहा पर डाउट करती हूँ, नहीं तो चाल दिया था दिन से थ्योरी ठीक ठाक ही। तो हमने थ्योरियां बनाई हुई है, उसका सही से कोई लेना देना नहीं है। कई टूटती रहती है, और कई जब तक नहीं टूटती तब तक चलती रहती है। इसका मतलब ना तो वो सच है ना वो सोच है। इसका मतलब आपने बनाई है, इसका मतलब नहीं सही है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल वाले लोग जो होते हैं वो थ्योरिया नहीं बनाते, वो लोग सही कारणों पे जाते हैं। तो इस यहाँ पे जैसे अब अवकलन है, तो अवकलन को भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। आप दायां अवकलन या बायां, अगर कोई अवकलन ही है तो उसका दायां और बायां दोनों ही होंगे और बराबर होंगे, तो कोई भी एक निकाल लो। जब भी आपको किसी का अवकलन निकालना हो तो कोई भी एक निकाल लो, चाहे दायां अवकलन निकालो चाहे बायां निकालो, क्योंकि अवकलन ये होगा तो दायां और बायां दोनों एक होंगे, दायां और बायां दोनों एक होंगे। हाँ ये भी ठीक है, अपवाद मान लेगा कि नहीं मेरी थ्योरी गलत नहीं है, यही अपवाद है, वो एक आदमी अपवाद है खाली। यही भी कह सकते पाकिस्तान की साजिश है, विदेशी मुल्क की साजिश है, जो मेरे खिलाफ, मेरी थ्योरियों के खिलाफ हो रही है। एच, अब साइन एक्स का निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, साइन में एक्स प्लस एच रख देना है, तो ये हो जाएगा साइन ये हो गया मान, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच एफ एक्स साइन एक्स बटा एच, ऊपर वाले का विस्तार कर दो, ए प्लस बी का सूत्र लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन एक्स बटा एच, ठीक है। लिमिट का बस अब यहाँ पे लिमिट का इस्तेमाल करो और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि लिमिट का ही सवाल बन गया अब। तो इन दोनों को हम एक साथ रख लें, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, कॉस एच माइनस वन हो जाएगा, साइन एक्स कॉमन आ गया, कॉस एच माइनस वन हो गया, प्लस कॉस एक्स साइन एच बटा एच, वन माइनस कॉस एच माइनस वन, वन कॉमन लेके ये बन जाएगा टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, टू साइन स्क्वायर एच बाई टू। ये हमारा आ जाएगा साइन एक्स बाहर है इंटू माइनस टू साइन स्क्वायर एच बाई टू प्लस आगे है कॉस एक्स साइन एच, और हमें पता है कि जब कोण छोटा होता है तो साइन को आप सिर्फ कोण लिख सकते हैं,
साइन को सिर्फ कोण लिख सकते हैं, और यहाँ पर h जो है वो टेंड्स टू 0 है, इसलिए इसको खाली कोण लिख लो और इसको भी खाली कोण लिख लो। केवल कोण लिखने पर ही हो गया h/2 का स्क्वायर प्लस cos x साइन h का हो गया h, है ना, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप h कॉमन ले लो, h से h काट दो, बचे हुए h की जगह टेंड्स टू 0 रख दो। ये h²/4 आ गया, 2 कट गया, 1/2 और h साइन x प्लस cos x बटा h से h कट गया, और ये h का मान 0 रखने पर ये cos x आ गया, तो आपका अवकलन आ गया cos x, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका अवकलन आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अवकलन है, अवकलन कुल मिला के लिमिट का साधन है, ठीक है ना, सिर्फ लिमिट ही है ये, और कुछ नहीं है। आप लिमिट निकाल रहे हो, जो समझो ये सवाल है इसकी लिमिट निकाल रहे हैं आप, और आप यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप डीएल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0/0 है तो डीएल हॉस्पिटल लगाने पर डीएल हॉस्पिटल, क्योंकि ऊपर नीचे 0 आएगा, जब आप 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 0, ऊपर साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स बटा 0, ये ऊपर आ जाएगा 0/0, तो ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो आप h के साथ अवकलन कर सकते हो, h के साथ अवकलन में अवकलन कर रहे हो, बताओ अवकलन में अवकलन कर रहे हो, तो साइन का अवकलन हो जाएगा cos x प्लस h, x का तो 0 और h का 1, क्योंकि आप h के साथ कर रहे हो, इसलिए साइन x का 0, क्योंकि लिमिट h की है तो फिर h के साथ ही करोगे, इसका 1, ठीक है। h टेंड्स टू 0 रखते ही ये आ गया cos x। तो एक ही हो गया, एक आप साइन, हाँ जैसे अगर साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी से कर लो, उससे हो जाएगा। कई तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे आप लगाओ, और ज़्यादातर लगाओ, क्योंकि लगाने से दिमाग खुलेगा, लगाने से आपका दिमाग खुलेगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती है। डीएल हॉस्पिटल से कर लिया हमने, और बाकी यहाँ से आप साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र भी लगा सकते हो, वो लगाओ तो उससे भी हो जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos c प्लस डी बटा 2 cos साइन c माइनस डी बटा 2 cos, दोनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस एच बाई 2 इंटू, दोनों को घटाओगे तो साइन h बाई 2 बटा h, इसे 2 से गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो, ये आपका 1 बन गया, ये 2 से 2 कट गया, h का मान 0 रखते ही ये cos x आ गया, ये cos x आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो आप कई तरीके से इसको कर सकते हैं, इस तरीके से आप जितने भी फॉर्मूले हैं सबके सब अवकलन वाले फॉर्मूले खुद से बना के देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले कैसे कैसे बने हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत। पहले जो आरबीएससी किताबें हुआ करती थी पुरानी वाली, फिर एनसीईआरटी आई, एनसीईआरटी ने तो सारा ही बेड़ा ही घर कर दिया, एनसीईआरटी ने कहा कि इतना सा पढ़ लो और बाकी मौज करो, तो एनसीईआरटी ने आके थोड़ा सा बिगाड़ दिया, और थोड़ा सा बिगाड़ नहीं दिया, एक्चुअली हमारा सिस्टम की एक प्रॉब्लम है कि हमें आंकड़े बहुत चाहिए, है ना, हमें आंकड़े बहुत चाहिए। वो एक कहावत है कि भैंस को चाहिए काकड़े, सरकार को चाहिए आंकड़े, तो आंकड़े चाहिए, आंकड़े मतलब खूब सारे बच्चे पास हों, खूब सारे साक्षरता रेट जो है वो जल्दी से जल्दी 100 हो जाए,
चाहे फिर बाद में अंगूठा छापी क्यों ना हो, साक्षरता ज्यादा से ज्यादा बढ़े, जल्दी से जल्दी बढ़े। तो ये चक्कर था। नहीं, पूरा जो 12th का सिलेबस था उसमें से ये हटा दिया, प्रथम सिद्धांत हटा दिया। वरना आप जो पुरानी आरबीसी किताबें होती थी उनमें पूरा पूरी प्रश्नावली आती थी और उसमें लगभग 27-28 सवाल होते थे, जिसमें सबके प्रथम सिद्धांत द्वारा ही, उसमें लिखा होता प्रथम सिद्धांत द्वारा ही आप बना के दो उसको, कि आउटलाइन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आउटलाइन आपको प्रथम सिद्धांत द्वारा करके दिखाना होगा कि कैसे आया ये। तो वो बहुत अच्छा बच्चा सीखता था, लिमिट भी सीख जाता था, उसके अंदर लिमिट को काम लेना सीख जाता था। तो एक बड़ा रोल प्ले वो करता था। लेकिन फिर आया और एनसीईआरटी आई, एनसीईआरटी एक सवाल सिखाती है, उसके बाद आउटलाइन कराने लग जाती है, फिर 2-4 आउटलाइन करवाती है, इतने में आउटलाइन खत्म, आउटलाइन का अनुप्रयोग पढ़ा देती है और फिर कहती है बाकी बेटा जब आईआईटी की तैयारी करो तब पढ़ लेना। तो कमजोर किताबें आ गई तो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। और अब उनके पास तर्क ये होता है कि हम बच्चों को मजबूत कर रहे हैं, हम बच्चों का डर कम कर रहे हैं, है ना। फिर वो ये कहते हैं कि हम बच्चों को जो है डर दूर कर रहे हैं। तो डर कब तक दूर करोगे? बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में आके आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं। जो बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं उसका कोई मामला है? बोला नहीं है, उनका कोई अनुपात उनका नहीं है, वो तो मरेंगे अपने आप है, वो तो अब मिच्योर हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं। तो वो अगर मरते हैं तो कोई बात नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चा मरता है तो फिर दिक्कत है। तो वो नहीं है। तो पहले आप उसको आदत नहीं डालते, पहले आप उसको कंपटीशन की आदत नहीं डालेंगे, फिर अचानक डालेंगे तो दिक्कत आएगी, परेशानी होगी। पहले आप उसको 18 सालों में कभी फेल नहीं होने देते। पहले 19 सालों में कोई फेल होता है? हमारे यहाँ कोई नहीं फेल होता। अगर हम शुरू करें डे 1 से, अगर हम शुरू करें और पिछले साल देखें, 12 क्लास 3 बीएससी, 15 2 बीएड, 17 2 एमएससी, 19 सालों में हमारे अंदर शायद ही कोई, मुश्किल से कोई रेयर बच्चा है जो फेल होता है। बाकी सबके सब बच्चे 19 साल कंटिन्यू पास होते हैं, कंटिन्यू। यानी 19 साल प्लस 4 साल का उसने पढ़ना शुरू किया होगा, 23 साल। यानी 23 साल तक कोई बच्चा फेल नहीं होता, 23 साल तक। अब बताओ, 23 की उम्र हो जाती है और बच्चे ने एक फेलियर नहीं देखा। सोचने वाली बात है, अजीब लगता है लेकिन सच है। 23 साल तक हमारा कोई बच्चा फेल ही नहीं होता। या तो हम बहुत इंटेलिजेंट है, या तो हम सुपर इंटेलिजेंट है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम है, जो कि नहीं है। तो फिर 23 सालों में एक बार फेल नहीं हुआ, एक बार फेल नहीं हुआ, यानी तक कितना सस्ता तंत्र है हमारा, जिसमें 23 सालों में कोई फेल नहीं हुआ। कायदा तो कहता है कि 23 सालों में कम से कम 4-5 बार तो फेल होना चाहिए था। यानी आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां वो 4-5 बार फेल होके जाए। ये बनाओ, क्लासे कम कर दो, 19 के बजाय 14 क्लासे कर दो, उसमें 5 साल फेल के जोड़ दो। वो 23 साल फार बेटर है सीधे 23 साल के। ठीक है ना, लेकिन वो दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अगला हमारा हो गया, ये हो गया। अब अवकलन के मैं सूत्र लिख देता हूं। x की पावर n का अवकलन, e की पावर x का अवकलन, a की पावर x का अवकलन, वैसे तो सारे फॉर्मूले आप लोगों को पता है, log x का अवकलन। लेकिन टाइम निकाल के थोड़े से व्युत्पन्न जरूर करिएगा, इससे आपकी समझ बनेगी। ये आपका हो गया। इनको व्युत्पन्न जरूर करिएगा, व्युत्पन्न जरूर करिएगा समय निकाल के, बहुत काम करेंगे आपके लिए, एक समझ बढ़ाएंगे आपकी। साइन एक्स का, cos x का माइनस साइन एक्स, क्योंकि सीधे फॉर्मूले ना वो बिल्कुल अर्थहीन है। अब एक जगह माइनस आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। अब सीधे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो हमें रट्टे हुए से है, हमें ये पता ही नहीं है कि यहाँ ये माइनस क्यों आया और यहाँ ये माइनस क्यों नहीं आ रहा है। लग रहा है बस आ रहा है, यूं ही आ रहा है।
यूं ही होता होगा। अब गणित में होता होगा इसकी कहाँ जगह है? गणित में तो हर चीज खुद से हो रही होती है, यहाँ होता होगा बस ऐसा ही होता होगा, मतलब गणित नहीं है, जीके बन गया है कि ये पार्क यहाँ होगा, ये पर्वतमाला यहाँ है। तो साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और ये कॉसेक का हो गया। तो ये हमारे 6 और हो जाते हैं त्रिकोणमिति वाले, और 6 ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति के और हैं। ये साइन का, साइन इनवर्स का, ये कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कोट इनवर्स का, सेक इनवर्स का, और लास्ट 17 है कॉसेक इनवर्स। मोटा मोटी तो ये सारे आपको पता है, मेरे ख्याल से इनकी तो कोई परेशानी नहीं होगी कि ये सारे फॉर्मूले आपको सब पता है, बार बार देखे हुए हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 4 फॉर्मूले और रहते हैं, जोड़ बाकी गुणा बाकी। अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाए, दो फंक्शन एक साथ आ जाए, जैसे एफ और जी, एक एफ फंक्शन आ गया और प्लस माइनस करके एक फंक्शन जी आ गया, दोनों फंक्शन आपके एक साथ आ गए, तो आप इनको अलग अलग कर देंगे, एफ का अलग अवकलन और आपका प्लस माइनस जी का अलग अवकलन। एफ का अलग और जी का अलग, अगर प्लस माइनस में है तो। और दूसरा है आपका, अगर दोनों गुणा में है, एफ बाहर, जी का अवकलन, जी बाहर और आपका एफ का अवकलन। जी बाहर, एफ का अवकलन, बटा जी एक्स का स्क्वायर। ये जोड़ बाकी गुणा और भाग के लिए, और एक लास्ट नियतांक के लिए।
अगर c के साथ आपका फलन है तो आपका नियतांक जो होगा वो बाहर आ जाएगा और अवकलन सिर्फ फंक्शन का होगा। अवकलन आपका सिर्फ फलन का होगा, सिर्फ फलन जो है केवल उसी का अवकलन होगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा अवकलन। अब कुछ फलन ऐसे भी है जो अवकलनीय नहीं होते, कुछ अवकलनीय न होने वाले फलन भी होते हैं। इनका लेफ्ट अवकलन अलग आ जाता है, राइट अवकलन अलग हो जाता है। ऐसे कुछ खास फंक्शन देख लो जिनके अवकलन में दिक्कत आती है। थोड़ा सा सावधानी से इनका जब भी अवकलन करो तो सावधानी से करिएगा। जैसे मोड एक्स है, मोड एक्स ऐसा ही एक फंक्शन है जिसके अवकलन में परेशानी आती है। अगर हम इसका अवकलन निकालें, राइट हैंड वाला निकालें, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, बटा एच। तो अगर हम इसका राइट हैंड निकालने जाएंगे तो इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हमें परेशान करेगा। राइट हैंड और जो लेफ्ट हैंड है वो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सपोज करो हम जीरो पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे x बराबर जीरो पे, x बराबर जीरो पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच का मोड माइनस जीरो बट्टा एच लिमिट। अब जीरो प्लस एच हो गया, एच तो ऑलरेडी प्लस का है तो प्लस आ गया, एच माइनस जीरो बट्टा एच से एच कट गया, एक आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव है वो वन आया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर देखें, इनका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, एल एच डी देखें, तो वो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फॉर्मूलों का ध्यान रखना, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बट्टा माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बट्टा माइनस एच लिमिट एफ एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा एक्स का मान जीरो, एच माइनस जीरो बटा माइनस एच कट गया, माइनस एक आ गया। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है जीरो बटा जीरो सॉरी यहाँ पे वन अपॉन वन आ गया। दोनों ही में आप देखोगे कि दोनों में आपका आंसर अलग अलग आ रहा है। राइट हैंड साइड की जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, वो प्लस वन है, लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस वन है। तो जीरो पे हमने चेक किया कि जीरो पे दोनों साइड अलग अलग आ रही है, जीरो पे इसकी दोनों साइड अलग अलग आ रही है। इसका मतलब जीरो पे इसका दायां अवकलज कुछ और बता रहा है, बायां अवकलज कुछ और बता रहा है, यानी दायां और बायां साथ नहीं दे रहे हैं। साथ नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये जीरो पे अवकलनीय नहीं है, एक्स बराबर जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। अब अगली क्लास जब हमारी होगी तो हम इसके थोड़े से मायने समझेंगे, थोड़े से इसके जो अर्थ है वो समझेंगे। जो अर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया क्या हो रहा है। अब ये तो ठीक है, समीकरण तो हमको जवाब दे रही है कि राइट हैंड साइड से एक आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस एक आ रहा है। एक्चुअली आ क्या रहा है,
ये +1 -1 आ क्या रहा है, क्या लेफ्ट वाला का क्या मतलब है, राइट वाले का क्या मतलब है। तो इसका जो अर्थ है, राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव का सेंस क्या है, क्या मतलब है। और एक और है कि जब भी कोई फलन अवकलनीय होगा तो उसका संतत होना आवश्यक है। तो ये सातत्य जो है ये कैसे आ गए यहाँ पे सातत्य की जरूरत क्यों पड़ गई। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी शुरुआत को, ये भी तो परिभाषा पढ़ी है हमने। अब इसकी कुछ जरूरी बातें जो है, जो इंग्रेडिएंट्स है वो पढ़ेंगे। एक सातत्य, किसका सातत्य से क्या लेना देना है, अवकलन का संतत से क्या लेना देना है, नंबर एक। और ये जो दो अवकलन है ये जब अलग अलग आते हैं या जब सेम आते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या बताते हैं, क्या हो रहा होता है। अगर ग्राफ की भाषा में बात करें, चित्र की भाषा में बात करें, तो एक चित्र में इनका क्या सेंस है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहते हैं। चित्र में जब किसी का कोई मतलब आप निकालते हैं, चित्र के अंदर कोई मतलब निकालते हैं तो उसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहते हैं। और जब इक्वेशन में कोई का मतलब निकालते हैं तो उसे अलजेब्रिक मीनिंग कहते हैं। अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय अर्थ। बीजगणित में दायां अवकलज बायां अवकलज। और एक होता है जब इसको आप ग्राफ में ले जाएंगे और ग्राफ में ले जाके बताएंगे देखो ये है दायां अवकलज, ये है बायां अवकलज, तो वो ग्राफिकल मीनिंग हो गया। और हर चीज के दो मीनिंग, तीन मीनिंग और भी मीनिंग हो सकते हैं, है ना। कहते हैं ना इस चीज का इस तरीके से देखो तो इसका अर्थ ये है, इस तरीके से देखो तो इसका अर्थ ये है। तो इस तरीके से उस तरीके से वो जो तरीके होते हैं, जो कैमरा होता है, यूं लगाओगे तो मैं यहाँ से दिखूंगा, यूं लगाओगे तो मेरा खंदा दिखेगा, इधर से लगाओगे तो ये वाला खंदा दिखेगा, पीछे से लगाओगे तो मेरे पीछे के साइड दिखेगा। तो कैमरा है, ऊपर से लगाओगे तो कुछ और दिखेगा। तो वो एक चीज के कई एंगल हो सकते हैं, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं उसके हिसाब से। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो देखेंगे, ग्राफ में ये क्या समझाना चाहता है, इसका अर्थ क्या होता है। जब कोई फलन अवकलनीय होता है तो उसका क्या अर्थ है ग्राफ के हिसाब से, नहीं होता है तो उसका क्या अर्थ है। ठीक है, साथ ही साथ सातत्य से इसका क्या लेना देना है, क्या संबंध है सातत्य के साथ, वो अगली क्लास में हम बात करेंगे। ये मोड था ना, तो मोड ने प्लस कर दिया इसको, मोड ने प्लस कर दिया। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये पूरा फॉर्मूला है। एमपीटेट वर्क 2 वाली जो क्लासेज है वो नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट होगी। एमपीटेट वर्क 2 की क्लासेस नोटिफिकेशन, मैंने कहा हुआ है उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करेंगे, वरना बिना नोटिफिकेशन आए कुछ एग्जैक्ट होता नहीं है। अब नोटिफिकेशन नहीं आया क्योंकि भर्ती ऑलरेडी एमपीटेट वर्क 2 का 3 बार कोर्स मैं करा चुका हूँ, 3 बार करा चुका हूँ, 3 बार, है ना। आप जाके देख सकते हैं लास्ट टाइम 3 बार, जबकि सिलेबस एमपीटेट वर्क 2 का छोटा सा है, सिर्फ 10th लेवल का है, और उसको भी 3 बार करवा चुका हूँ। और अब 3 बार, अब बिना मतलब में जब कोई भर्ती ना हो तो ना तो बच्चा इतना सीरियस होता है, नोटिफिकेशन आने का चांस बनता है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। तो वो जब आ जाता है तो फिर हम उसको शुरू करते हैं। तो जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है अपन कंटिन्यू कर लेंगे। और उसमें तो क्या होगा, वर्क 2 में तो लगभग ऐसा रहता है 1 महीने में आप एक बार कोर्स करवा दो, 1 महीने में चाहे एक बार कोर्स कर दो, 3 बार हो चुका है। अगर 6 महीने और मिले तो 6 बार हो जाएंगे, तो वो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं, तो वो इंटेंशन नहीं आता। तो एक नोटिफिकेशन एटलीस्ट आ जाए कि हाँ भाई सरकार परीक्षा करवाएगी, एटलीस्ट इतना आ जाए तो ही बहुत है, तो हम उसको शुरू कर देंगे। अच्छा, और कोई कुछ पूछ रहा था क्या? और भी कोई कुछ पूछ रहा था क्या? देखो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, खाली फर्स्ट ग्रेड का नाम मत लो, आपको पता नहीं है, भावनाएं बह रहे हो आप लोग। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आती है थोड़ी सी, 60 70 80। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे शब्द बोले, सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में फर्स्ट ग्रेड अच्छा लगता है, और भी ज्यादा अच्छा बोलना चाहो तो कॉलेज लेक्चरर बोलो, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगे तो सीधा बोलो कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए आप अपनी तैयारी जो है वो हाथ कई भर्तियों की तैयारी करिए, एटलीस्ट जिनके पैटर्न सेम है कम से कम उनकी एक साथ करिए। क्योंकि छोटी वैकेंसी में ज्यादा सीटें आती है, बड़ी वैकेंसी में छोटी सीटें आती है, उससे आपका कंपटीशन जो होता है वो बढ़ जाता है, आपका कंपटीशन जो होता है ना वो बढ़ जाता है, तो वो दिक्कत खड़ी कर देता है। तो आज जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड की आई थी, पिछली बार का एग्जाम्पल है, पिछली बार शायद 80 60 या 80 सीटें थी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की 1600 थी, सेकंड ग्रेड की आपकी 1600 थी, सेकंड ग्रेड में सीटें खाली रही। फर्स्ट ग्रेड में पेपर चाहे कैसा भी आ जाता तो भी सीटें खाली नहीं रहनी थी, ये बात पक्का है। तो इसलिए कभी भी ऐसी बातें तो बिल्कुल मत करिएगा कि मैं केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं, मैं दोनों की कर रहा हूँ। खाली फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वो करे जो सेकंड ग्रेड ऑलरेडी है, नौकरी लगा हुआ है, अब वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है आपके लिए। लेकिन जो लोग कहीं नहीं लगे हुए हैं, वो लोग भाई, हाँ थर्ड ग्रेड में लगा हुआ है, उसे पता है प्रमोशन होकर सेकंड ग्रेड में आ जाऊंगा, वो भी मत करो, वो भी सीधा फर्स्ट ग्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो कहीं नहीं लगा हुआ वो भाई दोनों की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, एक को लेके मत बैठना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की सीटें कम आती है, बहुत कम आती है, कंपटीशन हाई होता है, चांसेस गिर जाते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में तो सबको अच्छा लगता है, और प्रैक्टिकली देखो तो सेकंड ग्रेड में जो लगेगा वो आज ना कल प्रमोट होके फर्स्ट ग्रेड में पहुंच ही जाएगा, देर सवेरी सही पहुंच जाएगा वो। तो सेकंड ग्रेड में चांसेस भी ज्यादा है लगने के, और आसान भी है फर्स्ट ग्रेड के कंपैरिजन में, है ना। तो तैयारी दोनों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट ग्रेड की भी करिए, लेकिन सेकंड ग्रेड को छोड़ के मत चलिए, ऐसे नहीं कि खाली मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा ना करिएगा, है ना। इसलिए खाली फर्स्ट ग्रेड के ऊपर मत चले जाइए, खाली फर्स्ट ग्रेड पे केवल वही लोग जाइए जो ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में हैं या थर्ड ग्रेड में लगे हुए, काफी साल हो चुके हैं, अब उनका आज नहीं कल तो प्रमोशन होकर सेकंड ग्रेड में आ जाएंगे और वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं ताकि थोड़ा समय कम हो जाए, तो ठीक है, उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल राय है। लेकिन जो लोग कहीं नहीं लगे हुए हैं वो दोनों की तैयारी करिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अब आप लोगों से, आज कोई और क्लास नहीं होगी, आज सारी क्लासेस बस यही है, 2 क्लासेस हो गई है, आज पीजी वाली क्लासेस जो है वो नहीं होंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से, अगर बीच दौरान मुझे समय मिला, है ना, अगर मुझे समय मिला, भाई देखो प्रैक्टिकल हो जाओ, मेरे पास इमोशन नहीं है ज़्यादा, मैं ज़्यादा इमोशन इमोशन नहीं खेलता, इमोशनल होके या तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड क्यों, कॉलेज लेक्चर करो, अगर आपको इमोशंस में ही बहना है तो फिर फर्स्ट ग्रेड से ज़्यादा सैलरी कॉलेज लेक्चरर की होती है, कॉलेज लेक्चर की सैलरी तो उससे भी ज़्यादा होती है, सीधा कॉलेज लेक्चरर लगो ना, काहे सेकंड ग्रेड, कौन सेकंड ग्रेड, सीधा कॉलेज लेक्चरर, सीधा प्रोफेसर, डायरेक्ट सोचो, है ना, तो और भी अच्छा लगता है, सैलरी भी अच्छी है, तो अगर सोचना ही है तो फिर जो चाहे सोचो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से, अगर समय मुझे मिला और जगह मिली तो मैं आप लोगों की एक जो गाइडेंस क्लास है वो ज़रूर रखूँगा, और इसको ऐसे यूटिलाइज़ कर लेंगे, अगर समय मिला तो मैं शेड्यूल कर दूँगा, नहीं मिला तो आपसे मिलते हैं मंगलवार को या बुधवार को, ठीक है? मंगलवार या बुधवार को, कल की छुट्टी कन्फर्म है आप लोगों की, और परसों मंगलवार को ज़्यादा चांसेस है कि मंगलवार को मैं आ जाऊँगा, 1-2 क्लास मंगलवार को हो जाएगी, नहीं होती है तो फिर बुधवार को होगी, ठीक है? बाकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जब क्लास शेड्यूल होगी तो इन्फॉर्म हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से, चलो थैंक यू, थैंक यू।